शुरू करते हैं। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो करंट कैरिंग वायर हैं और दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच जो फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अगर दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच डिस्टेंस कितनी है? डी है। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग वायर होंगे, ये करंट कैरिंग वायर कैसा बिहेव करते हैं? ये दोनों करंट कैरिंग वायर आप ऐसा समझो जैसे चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हो। किसकी तरह? दो चार्ज अगर कहीं रखे हुए हैं तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि दो चार्ज अगर रखे हुए हैं तो दोनों चार्ज पे क्या लगता है? दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी हैं कि डिफरेंट पोलैरिटी के। ठीक है, अगर दोनों चार्ज डिफरेंट पोलैरिटी के थे तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों चार्ज डिफरेंट पोलैरिटी के हैं, पोलैरिटी समझ रहे हो ना? उनके जो साइन है, पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और उसकी गणना हम लोग कर चुके हैं। और दोनों अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो देखो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो दोनों को क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? ऐसे ही हम लोगों ने कल देखा कि बच्चे दो करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल है, और दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो मेरे बच्चे, जो अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ डी है तो हमने देखा इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और मान लो अगर डीएल लेंथ में आप फोर्स देख रहे हो तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और लेंथ जितनी आप ले रहे हो, मान लो डीएल लेंथ ले रहे हो या एल लेंथ ले रहे हो, तो उस लेंथ की वो वाली लेंथ, जितनी लेंथ आप ले रहे हो। ठीक है, तो अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ देखें तो इसे डीएल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, या एल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ तो मतलब एल से डिवाइड कर दिया हमने, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी गणना हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और ये था आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये क्लियर है? ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये डिपेंड करता है। कल हमने बताया था। अच्छा, फोर्स की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, चेंज नहीं करेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चाहे उनमें दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट। भाई चार्ज, अगर दो चार्ज एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज की जो पोलैरिटी है वो क्या है। ऐसे ही दो करंट कैरिंग वायर हैं और दोनों करंट कैरिंग वायर किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों जो करंट हैं, दोनों में जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट की डायरेक्शन एक है तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यहाँ ध्यान से समझना, दोनों के करंट की डायरेक्शन अगर क्या है? एक है, तो क्या होता है? अट्रैक्शन। और दोनों के करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है बच्चे,
तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है, लेकिन फोर्स की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। तो ये एक टॉपिक था आपका, उसको मैंने टॉपिक के नाम पे नहीं दिया था, तो लिख लो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। फोर्स यहाँ ऊपर लिख लो, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, और मैंने वो कल करा दिया था आपको, ठीक है, और वहां से आप देखना चाहो देख लेना, ठीक है। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। और फोर्स की वैल्यू हमेशा यही होगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई टी, ठीक है। और अगर दोनों में फोर्स की डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है मेरे बच्चे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो d है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी भी वही होगी, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है, क्लियर है। ये इन दोनों में फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और इन दोनों में इन दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अब आ जाओ आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। आगे क्या चर्चा है, चर्चा आगे है, लिखो लिखो। अब चूंकि करंट अगर फ्लो हो रहा है दो वायर में, तो उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, दो वायर अगर रखे हुए हैं कहीं पे तो, और अगर चार्ज भी दो कहीं रखे हुए हैं तो उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो यार एक चीज जानना जरूरी हो गया कि जो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, उनमें क्या रिलेशन या क्या कंपैरिजन, क्या तुलना है उनमें। तो लिखिए तुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, हाउ मच विल बी देयर। लिखो कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन electrostatic force and magnetic force. Comparison between electrostatic force and magnetic force. Electrostatic force and magnetic force. Comparison between Fe and Fm. इन दोनों के बीच कंपैरिजन। Fe दो चार्ज के बीच में लगता है। अगर दो चार्ज मान लो कुछ डिस्टेंस से r पे रखे हुए हैं मेरे बच्चे, दो चार्ज कुछ डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, सपोज करो दो चार्ज Q1 और Q2 है, और ये दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे आप लोग जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरे बच्चे जो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हो, सब आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहां आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में भी आपको टॉर्क पढ़ना पड़ेगा। वहां आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना पड़ेगा सब। तो अभी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक डाइपोल के बाद टॉर्क पढ़ लेंगे। तो लिखते हैं पहले, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। दो करंट कैरिंग वायर है, मान लो करंट ऐसी फ्लो हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही, कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, r है। मान लो इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। किसी स्मॉल डिस्टेंस D1 DL के लिए, किसी स्मॉल डिस्टेंस किसके लिए, DL,
किसी स्मॉल डिस्टेंस dl के लिए, किसी स्मॉल डिस्टेंस dl के लिए अगर, अच्छा ये देखो, अगर हम इस चार्ज को, ये जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के कारण अगर करंट I1 फ्लो करा दे और Q2 चार्ज के कारण करंट I2 फ्लो करा दे किसी वायर में, कंडक्टिंग वायर है, मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है? Q1 चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q1। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अगर Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप जानते हो करंट होता है कि नहीं होता, ये बताओ पहले। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? करंट Current. होता है कि नहीं होता है? Yes. हम्म, Yes. ठीक है, होता है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, Yes, sir. ठीक है। आप देखो, अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चे कि यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट है, अगर मान लो एक छोटे से लेंथ dl की हम लोग बात करें, dl की बात करें, तो इस dl लेंथ में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, वो चार्ज की जो वैल्यू होगी, सॉरी, वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है इस dl लेंथ में, ठीक है, तो इसमें अगर ये dl लेंथ कवर करने में उसे t टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? मान लो t टाइम लग रहा है इस dl लेंथ को कवर करने में, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या Q1 अपॉन टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ। Yes, sir. कितनी हो जाएगी? Q1 upon T. Q1 अपॉन टी होगी, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, Q1 अपॉन टी, ठीक है, Q1 अपॉन टी हो गया। अच्छा, यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाले तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स बताओ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। So, 5. अगर इसके टर्म में लिखे, देखो तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 dl1। I1 dl1 क्या है? dl लेंथ में, dl लेंथ में, कितनी लेंथ में? DL length. dl लेंथ में जो करंट फ्लो हो रही है, dl लेंथ में जो करंट फ्लो हो रही है, या आप f की वैल्यू जानते हो, f इज इक्वल टू किसी फ्लोइंग चार्ज के कारण किसी मूविंग चार्ज पे, अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस मूविंग चार्ज पे जो फोर्स होगा, वो फोर्स की वैल्यू आप ऐसे निकालते हो ना, क्यू वी क्रॉस बी, Yes, sir. क्यू इंटू वी क्रॉस D. ऐसे ही तो निकालते हो। Yes, sir. तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। भाई ये वाला यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ फोर्स आप देखते हो, और इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस पे जो आप फोर्स देखते हो, दोनों की वैल्यू सेम तो होती है ना। तो हम लोग Yes, sir. यहाँ ऐसे इससे थोड़ा कंपेयर करके, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कंपेयर करके देखो हम लिखना चाहते हैं, क्या लिख रहे हैं देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। Q1 की जगह हमने क्या लिख दिया? छोटे से लेंथ dl1 में, या dl1 के कारण जो चार्ज, dl1 में जो चार्ज फ्लो होगा उसमें जो करंट होगी वो I1 मान लिया हमने, इनटू दूसरे वाले में चार्ज जो फ्लो होगा dl2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर, दैट इज व्हाट? R square. r स्क्वायर।
ये I1 DL1 और I2 DL2 लेंथ इनकी कितनी मान ली इस करंट कैरिंग वायर की? इस करंट कैरिंग वायर की लेंथ हमने DL1 मान ली और इस करंट कैरिंग वायर की लेंथ हमने DL2 मान ली। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर सेपरेशन R है तो इनमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स हमने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL1 इंटू IDL2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R स्क्वायर इंटू DL1 इंटू DL2 लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यस अब देखो, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो यहाँ हमने FM लिखा, क्या FM हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R स्क्वायर, जैसे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना, ऐसे हमने क्या लिख दिया I1 I2 अपॉन R स्क्वायर इंटू DL1 इंटू DL2। अब देखो, अगर हम I1 इंटू DL1 को देखें, I1 इंटू DL1 को अगर चार्ज के फॉर्म में लिखें, किसके फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू DL1? देखो I1 हो जाएगा, मान लो उसमें चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है तो Q1 बाई T, जो कि मैंने समझाया था आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया था कि अगर DL में कोई चार्ज Q1 अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो, और वो टी टाइम ले रहा है ये डिस्टेंस कवर करने में, तो बताओ I1 की वैल्यू क्या Q1 बाई T होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? तो यहां हमने लिख दिया I1 की वैल्यू Q1 बाई T इंटू DL1। सिमिलरली अगर I2 DL2 लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? I2 DL2 लिखोगे, वो लिखोगे Q2 बाई T इंटू DL2। चलेगा? I2 क्या हो जाएगा? Q2 बाई T। ठीक, अच्छा ये देखो, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं Q1 इंटू DL1 बाई T, DL1 बाई T, और इसे हम लिख सकते हैं Q2 इंटू DL2 बाई T। अच्छा ये DL1 बाई T क्या है? वेलोसिटी। लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है? तो Q1 इंटू V1, और ये क्या हो जाएगा? Q2 इंटू V2। क्या ये वाला हम लोग पहले कर चुके थे क्या? बिल्कुल कर चुके थे, इसी से तो हम लोग IVL साइन थीटा निकाले थे। अरे भाई हम लोग यहाँ देखो, याद करो, F इज इक्वल टू QVB लिखा था कि नहीं लिखा था? QVB साइन थीटा। और इसी से हम लोगों ने किसी करंट कैरिंग वायर में हमने फोर्स निकाला था, और करंट कैरिंग वायर के कारण जो फोर्स निकाला था हम लोगों ने निकाला था IBL साइन थीटा। निकाला था कि नहीं निकाला था? यस तो अगर हम देखें यहां से, तो QV की वैल्यू जो है वो क्या I इंटू L के बराबर है कि नहीं है? यस B साइन थीटा ऊपर भी है, B साइन थीटा नीचे भी है, तो QV की वैल्यू I इंटू L है कि नहीं है? यस यही हमने किया यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज वही है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोगों ने फोर्स निकाला था, फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के कारण एक छोटे से लेंथ में फोर्स निकाल दिया हम लोगों ने DF लेंथ में, सॉरी DF फोर्स निकाल दिया DL लेंथ में। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे क्या कर दिया था कि F फोर्स जो होगा इस लेंथ में, L लेंथ में या यूनिट लेंथ में या L लेंथ में जो फोर्स होगा वो होगा IBL साइन थीटा। ये हम लोगों ने किया हुआ था, उसी का कंपेरिजन है एक्चुअली यहाँ पे। तो देखो इसको हमने लिख दिया I1 DL1 को हमने क्या लिख दिया Q1 V1, और I2 DL2 को हमने क्या लिख दिया Q2। V2 चलेगा? नाउ यस FM विल बी, अब FM कितना हो जाएगा? अगर आप देखो FM को अगर आप देखो तो FM है आपका I1 DL1 इंटू I2 DL2 अपॉन R स्क्वायर। तो I1 DL1 को क्या लिख लेंगे? Q1 V1, और I2 DL2 को क्या लिख लेंगे? Q2 V2। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 DL1, वो हो जाएगा Q1 V1 इंटू Q2 V2 अपॉन R स्क्वायर। चलेगा क्या? यस चलेगा? ठीक है। अब देखो
ये हो गया एफ एम। और एफ ई कितना है आपका, एफ ई कितना है दो चार्ज के बीच में, वो है आपका 1/4πε0 Q1 r स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, तो एफ ई अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो क्या आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो देखो एफ ई अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फोर्स। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आपका हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ एम कितना हो जाएगा μ0/4π Q1 V1 इंटू Q2 V2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो होगा। आर स्क्वायर को खा गया, Q1 Q2 को खा गए, 4π ऊपर चला जाएगा, इस 4π को खा जाएगा, तो क्या बचेगा देखो एफ ई अपॉन एफ एम। एफ ई अपॉन एफ एम बचेगा 1/μ0ε0 इंटू 1/V1 V2। देखो तो है क्या, है एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू व्हाट 1/μ0ε0 इंटू 1/V1 V2। अच्छा ये V1 V2 क्या है भाई, V1 एंड V2 क्या है, व्हाट इज V1 V2? Speed of current in the wire. Drift velocity, speed of charge flowing in the conductor। किस स्पीड से फ्लो करता है या किस स्पीड से मूव करता है चार्ज किसी कंडक्टर में, उसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। लिख लो इस बात को, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving in a conductor is approximately 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो V2 भी कितना हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर पर, दोनों बराबर हो गए। तो V1 V2 की वैल्यू दोनों बराबर हो गई, और वो हो गई 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵। तो एफ ई अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा भाई 1/μ0ε0 1/μ0ε0। ठीक है, 1/μ0ε0 इंटू 1/V1 V2, ये हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा देखो एफ ई अपॉन एफ एम, ये हो जाएगा 1/μ0ε0 1/μ0ε0 इंटू 10⁻10 चलेगा, 10⁻10 10⁻10। ठीक है, अब देख बच्चे यहां देखो μ0ε0 एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/μ0ε0 इंटू 10⁻10 है क्लियर है 10⁻10। अगर आप देखो यहां ध्यान से, इस μ0ε0 को जानते हो, एक रिलेशन होता है, आप लिख लो इसे बाद में आप पढ़ोगे कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू कितना होता है 1/√μ0। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे c का, तो ये जाएगा c² इज इक्वल टू 1/μ0ε0।
होगा? yes sir, yes sir, अच्छा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/c² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? yes sir, ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये आप light, पढ़ोगे अभी आप आगे, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। yes sir, ये हम आपको पढ़ाएंगे उसमें क्या नाम है, चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईडब्ल्यूएम में, ईएमवी में, ईएमडब्ल्यू में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट, तो c इज इक्वल टू 1/√μ0 तो c² कितना हो जाएगा? 1/μ0 और μ0 इज इक्वल टू 1/c²। जानते हो एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था? एक बार ना क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ μ0 या राइट द यूनिट ऑफ या डायमेंशन ऑफ μ0 μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का आप क्या लिखो? डायमेंशन लिखो। ठीक है, तो μ0 अगर μ0 को अगर आपको पता है कि μ0 इज इक्वल टू 1/c² है और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेकेंड अपॉन मीटर का स्क्वायर। काम खत्म। एक बार पूछा गया था क्या कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब सिर्फ डायमेंशन पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ μ0 तो μ0 खोज के ले आओ, ε0 खोज के ले आओ, फिर वहां से उन दोनों का डायमेंशन लिखो, फिर डायमेंशन लिख के फिर काटो उसे, तो क्या आएगा उसका डायमेंशन? क्या आएगा डायमेंशन? डायमेंशन वही आएगा L-1 t का होल स्क्वायर या L-2 t², जो 1/c² का डायमेंशन आएगा। क्लियर है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, और ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ोगे। तो सिर्फ आप इतना यहाँ जानो कि μ0 इज इक्वल टू 1/c²। तो देखो μ0 अगर 1/c² रखेंगे तो जो Fe/Fm हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा आपका? 1/c²। 1/c² करोगे, इसका मतलब 1/μ0 की वैल्यू c² हो जाएगी, तो c² इंटू 10⁻10, यही तो होगा। और c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 10⁻10, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻10, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 10⁻27। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is very larger than magnetic force, and that the value of electrostatic force is equal to 10⁻27 times magnetic force। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो दो करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे क्या होगा? 10⁻27 टाइम्स लार्जर होगा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? yes sir, आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। लिखो आगे, लिखो आगे की कहानी। अगला टॉपिक है लिखो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप as a magnetic dipole। As a what? Magnetic dipole। current loop as a magnetic dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, डाइपोल मतलब कितने पोल? दो पोल। दो पोल रहेंगे तो क्या? दो पोल मतलब दोनों का जो सेंस होगा या दोनों के जो चार्जेज होंगे, क्या सेम पोलरिटी के होंगे कि डिफरेंट पोलरिटी के?
डिफरेंट पोलरिटी के। तो डिफरेंट पोलरिटी के चार्जेस अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। और उस डाइपोल की वैल्यू याद करो आपको, वहां डाइपोल को हमने अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो हम लोग उसे पी से डिनोट किए थे। किससे डिनोट किए थे? और उस पी की वैल्यू मेरे बच्चे आप याद करो तो वो था Q इंटू 2L, था कि नहीं था बताओ? Q इंटू 2L। Q किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू लेंथ बिटवीन दोज टू चार्जेस, और हम लोगों ने वहां लेंथ 2L माना था। याद आ रहा है कि सब भूल गया? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है ये आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली जो करंट कैरिंग लूप है ना, करंट कैरिंग लूप, और याद करो मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, वो कैसा बिहेव करती है? एज ए मैग्नेट। और देखो आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो किसी मैग्नेट में कितने डाइपोल, कितने पोल होते हैं? कोई भी मैग्नेट हो उसमें, ये तो आप 10th में पढ़े ही होगे कि कोई भी अगर चुंबक हम रख लें या चुंबक ले लें तो उस चुंबक के दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक दक्षिणा ध्रुव होता है और दूसरा दूसरा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वो उसके नाम पे पढ़ा, अर्थ के नाम पे पढ़ा था। ठीक है? यस। तो किसी मैग्नेट के, तो यहां देखो दो पोल होंगे उसके। अब कोई करंट कैरिंग वायर या कोई करंट कैरिंग जो लूप है, वो करंट कैरिंग लूप कैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ये आपको देखना है। तो मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप है बच्चे, ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है, ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है, ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है। इस करंट कैरिंग लूप में ये भी एक दूसरा करंट कैरिंग लूप मान लेते हैं। चलो ये भी एक दूसरा करंट कैरिंग लूप मान लेते हैं, ये भी एक करंट कैरिंग लूप है दूसरा। अब देखो इस करंट कैरिंग लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही, ऐसे ऐसे आई। मान लो इसका रेडियस कितना है बच्चे, से R, ठीक। और ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसका भी रेडियस R है, लेकिन इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो। दोनों का रेडियस कितना है? R है। इसमें कैसे करंट फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें कैसे करंट फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। आप कहते हो कि कोई करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग लूप है, वो करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है ये आप जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? जानते हो ना? क्या करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कितना होता है? बिल्कुल वो जानते हैं। अगर हम इसे पूछे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ठीक, इसके सेंटर पे। और यहाँ अगर हम पूछे तो आप कहोगे यहाँ पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं दोनों में तो मेरे बच्चे इसमें डायरेक्शन बताओ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? बाहर, अगर बाहर। करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बाहर, सॉरी बाहर, बाहर। तो क्या हम लोग डॉट से दिखा दें इसको? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बाहर। क्या हो गई? बाहर। और यहाँ बताओ, अच्छा यहाँ पे भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है, हम क्लॉकवाइज दिखाना चाह रहे हैं। क्लॉकवाइज दिखाएंगे हम लोग, तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे, ऐसे ना। अब यहाँ बताओ करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर। यस सर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अंदर। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर हम एक डाइपोल देखें, सॉरी एक मैग्नेट देखें, तो आपने मैग्नेट में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किधर की तरफ जाती हैं? बाहर बाहर साउथ साउथ की तरफ। और अंदर अंदर कहां से कहां जाती हैं? साउथ जाती है ना? यस ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले ये बताइए। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, विद्युत चुंबकीय जो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध से निकलते हैं या उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। और अंदर अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। क्लियर है? यस सर। अगर इस करंट कैरिंग वायर को आप ध्यान से देखो, तो ये करंट कैरिंग वायर में करंट कैसे फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रही है मेरे बच्चे, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकल रही है या फिर जा रही है कहीं? यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है या यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। अंदर। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे बच्चे मैं एक और बनाता हूं, क्या? कॉइल, लूप। ये मैंने एक और लूप बनाया। इस लूप को आप ध्यान से देखना, इसमें हमने करंट ऐसे फ्लो करा दिया। सेम लूप है आर रेडियस का, और इसमें हमने करंट ऐसे फ्लो करा दिया। लूप नंबर 3, लूप नंबर 3। अब लूप नंबर 3 को आप देखो ध्यान से, तो लूप नंबर 3 को अगर आप सामने से देख रहे हो, किधर से देख रहे हो? सामने से। इसे आप सामने से देखो मेरे बच्चे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं या जा रही हैं? बाहर निकल रही है। निकल रही है कि नहीं? यस। और इसे अगर इसी लूप को पीछे से देखो, आप अपनी कॉपी में इसे बना लो, या ये बना ही होगा आपकी कॉपी में, और इसे आप पीछे से देखो, तो आपको करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट लगेगी। यस सर। अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो पीछे से देखने पे क्या दिखेगा आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। तो अगर आप इसी एक कॉइल को आगे पीछे दोनों से देखो, ये समझाने के लिए है। अगर इसी कॉइल को, करंट कैरिंग लूप को आप आगे और पीछे दोनों से देखो, तो एक ही लूप में आपको ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से तो निकल रही है, लेकिन जब हम पीछे से देख रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जा रही है। यस। नहीं आई बात समझ? आई सर। आई कि नहीं आई? यस सर। एक ही लूप में दो चीजें हो रही हैं। एक पहली चीज कौन सी हो रही है कि यहां से जब हम इसे बाहर से देख रहे हैं या सामने से देख रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और हम सामने से देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि यार इसमें जो है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रही है। और हम अगर इसी लूप को पीछे से देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से निकल रही है ना, एक्चुअली में पीछे से वो अंदर की तरफ आ रही है। यस सर। अरे यार, आया सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो एक ही लूप में दो आपके पोल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यस सर। इधर से देखा आपने तो नॉर्थ पोल, और पीछे से देखा तो साउथ पोल। तो ये कैसा बिहेव करता है? मुझे डाइपोल। एज ए डाइपोल। एज ए डाइपोल। डाइपोल। और ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, जिसमें अगर नॉर्थ और साउथ दोनों पोल बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? एज ए मैग्नेट।
मैग्नेट। तो कोई करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करता है? एज ए मैग्नेट, मैग्नेट। और एज ए मैग्नेट अगर बिहेव करेगा तो उसमें दो पोल होंगे, होंगे, और दो पोल होंगे। जहां दो पोल होगा और दोनों अपोजिट पोल होगा, एक से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दूसरे से जा रही है, इसका मतलब वो क्या हो गया? डाइपोल। एक डाइपोल हो गया कि नहीं हो गया? अगर डाइपोल है तो क्या उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा? यस यस सर, सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। ये चीज उतारो और मैं बताता हूं आपको कैसे आपको देखना है कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ। अब देखो इधर, अगर हम करंट की डायरेक्शन ये देखें, देखो करंट की डायरेक्शन में हमने ऐसे घुमाया, ऐसे देखो, ऐसे घुमाया, ऐसे, ठीक। और इधर करंट देखो किधर आ रही है, नीचे की तरफ। यस सर, ध्यान से देखना, यहाँ देखो, ये वाली करंट जब ऐसे चली है मेरे बच्चे, तो ऐसे चली होगी तो ऐसे, ये ऐसे चली, यहां जब आएगी तो नीचे इधर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, आएगी। यस सर, तो देख, हमने इधर जो करंट की डायरेक्शन थी, हमने जो इधर करंट की डायरेक्शन थी उसे ऐसे दे दिया, और जो यहाँ करंट की डायरेक्शन है हमने उसे ऐसे कर दिया, ठीक। और इस इंड को इस इंड से मिलाया, तो देखो क्या बन रहा है। इस लेटर को पढ़ो, एन, क्या लेटर है ये? एन, है। यस, और यस सर। इसी को अगर पीछे से पढ़ोगे ना तो वो एन नहीं दिखाई देगा, क्या यस दिखाई सर, देगा? यस। एस, एस दिखाई देगा, साउथ पोल। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस ये करंट अगर ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो ऐसे डायरेक्शन में अगर फ्लो होगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे देख लो, और इसका डायरेक्शन इधर करंट जब आएगी तो इधर जब करंट आएगी तो ऐसे आ रही होगी। और ये हो गया आपका, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका ऐसे, क्लियर है? और इन दोनों को मिला दो, क्या बन गया ये? एस, क्या बन गया ये? एस बन गया कि नहीं बन गया ये? यस सर, तो यही एन पीछे से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? यस। एस। तो ऐसे भी पता कर लेते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा साउथ। एक तो डायरेक्शन आपका ऐसे है ही है, ऐसे दिखा दिया आपने, ऐसे दिखा दिया। दूसरा दूसरा क्या डायरेक्शन हो सकता है? दूसरा डायरेक्शन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बना तो नॉर्थ, और ऐसे बना तो साउथ। एक में ही दोनों डायरेक्शन है, नॉर्थ भी और साउथ की, साउथ भी। सामने से देखा तो नॉर्थ, पीछे से देखा तो साउथ। तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज ए मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल। तो लिख लो, क्या लिखोगे कि एक करंट कैरिंग लूप, अपनी शब्दों में लिखो जो लिखना चाहो, कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट कैरिंग लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, वो लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, या एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसे हम सामने से देखते हैं। अगर करंट उसमें मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, उसे हम सामने से देख रहे हैं, तो हमको दिखाई पड़ता है कि जो है सामने से करंट मतलब सामने से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। और उसी लूप को अगर हम पीछे से देखते हैं, बैक साइड से देखते हैं, तो हमको लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो एक ही लूप में दोनों बिहेवियर हमको दिखाई देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हुए भी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए भी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हुए और अंदर जाते हुए दोनों बिहेवियर हमको दिखाई पड़ता है। तो हमको दोनों बिहेवियर जब दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि एक जो मैग्नेटिक जो जो एक करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। और एज ए मैग्नेट अगर बिहेव कर रहा है तो उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल वो होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और साउथ पोल वो होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। क्लियर है? तो चूंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें दो पोल हो गए, नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम लोग गणना कर लेते हैं।
बाकी ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, ये आप लिख लो। ठीक है, लिख लोगे या फिर मैं बोलूं? यस सर, लिखिए। लिख लोगे पक्का? अपने अपने शब्दों में लिख लेना, अपने शब्दों में लिख लेना। इसको जो मैंने समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये दोनों बना लेना, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों दिखा देना। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका सेम में ये आपका साउथ पोल हो गया। इसे इधर से देखोगे तो नॉर्थ दिखाई देगा, और पीछे से देखोगे ना तो यही वाला आपको क्या दिखाई देगा? साउथ। साउथ दिखाई देगा। ये मैंने दोनों यहाँ पे बनाया, ये मैंने दोनों यहाँ पे बनाया, लेकिन एक ही चीज आपको, ये सामने से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा और पीछे से देखोगे तो साउथ दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की गणना कर लेते हैं। तो लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, of the current loop, magnetic dipole moment of the current loop, magnetic dipole moment of the current loop, magnetic dipole moment of the current loop। मान लो कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट में कितना, मान लो एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट में ये जो लूप है, इस लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। कितनी हो रही है बच्चे? आई करंट फ्लो हो रही है। और इसका रेडियस मान लो कितना है? आर है। तो ये इस करंट के कारण पूरे यहां से लेके यहां तक पूरे इसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, लिख लो m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इज इक्वल टू I इंटू ए, I इंटू ए। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 12, Q इंटू 12 होता है कि नहीं होता है बताओ? यस सर। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए, I इंटू I इंटू, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जहां I क्या है? करंट इन द लूप। करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, थ्रू द लूप। और ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। लिख लो, ए इज द एरिया ऑफ द लूप। कोई आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने को कहे तो फॉर्मूला लगाओ I इंटू ए, और I इंटू ए क्या हो जाएगा आपका? I इंटू ए क्या हो जाएगा आपका? I आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप है, ए इज द एरिया ऑफ द लूप। जितने एरिया से वो करंट, कितने जिस लूप का, जिस एरिया का वो लूप है। ठीक है, अच्छा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? एरिया सर। बोलो। वेक्टर। वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन भी होगा। यस तो डायरेक्शन क्या होगा? करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड। नहीं, एरिया की डायरेक्शन में। ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, तो समझ लो मैग्नेटिज्म भी आपने पढ़ लिया। देखो ध्यान से, Q इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा, सॉरी P इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था Q इंटू 2L, लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहां देखो अगर ध्यान से, तो हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा निगेटिव से किधर की तरफ होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और निगेटिव अगर यहाँ पे साउथ मान लो और पॉजिटिव क्या मान लो? नॉर्थ मान लो। पॉजिटिव क्या मान लो? नॉर्थ मान लो।
तो अंदर से किधर की तरफ, मतलब साउथ से किधर की तरफ, North. नॉर्थ की तरफ। और साउथ से नॉर्थ की तरफ क्यों बच्चे, ध्यान से अगर देखो आप, तो हमने कहा कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। yes sir, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के perpendicular, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस लूप के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, yes sir, नहीं Yes, आई sir. बात समझ, आई sir, क्लियर है। तो जो और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, अंदर भी हो सकती है और बाहर, बाहर भी हो सकती है। मैंने सिखाया था आपको कि के डायरेक्शन होगा, आइदर के विल बी पॉजिटिव और के विल बी नेगेटिव। तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। हाँ, अब देखो उससे थोड़ा कंपेयर कराएं अगर इलेक्ट्रिक से, तो कंपैरिजन में ये सामने आता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब होगी तो परपेंडिकुलर ही प्लेन के, लेकिन किधर से किधर की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ, North. लिखो। Direction of magnetic dipole moment is always, direction of magnetic dipole moment is always perpendicular to the always, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा साउथ पोल से किधर की तरफ होगी, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ पोल से हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, ये हो गई डाइपोल मोमेंट। साउथ पोल से किधर की तरफ, नॉर्थ, नॉर्थ पोल की तरफ। और ये हो गई उसकी डायरेक्शन, ये हो गई उसकी डायरेक्शन, चलेगा, ये हो गई उसकी डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये हो गई उसकी डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई इंटू ए, आई इंटू ए। अगर मैं इसका यूनिट पूछूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तो बता ले जाओगे आप, यस, क्या हो जाएगा, Yes, sir. एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर हमने इसका डायमेंशन पूछ लिया आपसे तो डायमेंशन भी निकाल दोगे आप, बिल्कुल निकाल दोगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, ALT माइनस AL स्क्वायर। एल स्क्वायर। गुड। अब लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जानकारी हम लोगों को हो गई, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ आगे, आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे कोई एक डाइपोल, एक डाइपोल रखा हुआ है, या एक डाइपोल रखा हुआ है कहाँ पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है मेरे बच्चे, तो वो डाइपोल को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो डाइपोल क्या करता है कि जैसे ही हम उसे घुमा के छोड़ते हैं फिर वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं बताओ, यस, क्या प्रोड्यूस होता है वहां डाइपोल पे, टॉर्क। क्या लगता है वहां पे, टॉर्क, घूर्णन बल, घूर्णन बल, टॉर्क लगता है ना वहां पे। यस, और वहां टॉर्क की हम लोगों ने गणना की थी। क्या है टॉर्क की गणना, देखो टॉर्क कितना होता है अगर एक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो टॉर्क की वैल्यू आप याद करो, हम लोगों ने लिखा था क्या है, क्या लिखा था बोलो, PE sin थीटा, पीई साइन थीटा, या हम लोगों ने लिखा था Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा, ये भी तो लिखा था हम लोगों ने। या इसी को हम लोगों ने लिख दिया था क्या, P इंटू ई साइन थीटा।
या इसी को हम लोगों ने लिख दिया था वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस, याद करो। यस सर। यहां क्या हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये चार्ज आपका था यहाँ -q, यहाँ +q, लेंथ थी 12, रखा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, रखा था किसमें, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। ध्यान से समझना, तो क्या ये डाइपोल हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, बिल्कुल रखा था। ऐसे ही अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल, कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर आप कहां रखो, मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक डाइपोल कहां रखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, घूर्णीय बल एक्सपीरियंस करेगा। और यही कहानी आपके घर में पंखा चलने की है, आपके घर में वॉशिंग मशीन चलने की है, आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस हो जिसमें मोटर लगा हो, सब चलने की कहानी यही है। अगर ये नहीं आएगा समझ में आपको, तो समझ लो न पंखा, मोटर, बिजली जब क्या है, कैसे चलते हैं ये पंखे, कैसे यहाँ टॉर्क लगता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप क्या देते हो, करंट देते हो तो पंखा घूमता है, अगर करंट ना दो तो पंखा नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। कि घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। इधर आ जाओ, ये कहानी समझे कि नहीं समझे ये बताओ पहले। तो यहाँ डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, कैसा डाइपोल रखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो लिखो, लिखो टॉपिक, टॉर्क ऑन। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल क्या एक करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यस सर, Either the loop will be circular or loop will be rectangular, चाहे लूप सर्कुलर हो चाहे कैसा बिहेव करेंगे वो, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करें। तो लिखो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, current carrying rectangular loop, rectangular loop placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कहानी यहीं से बहुत कुछ शुरू होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहानी यहीं से बहुत कुछ कहती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, ऐसा मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग क्या रख दिया, लूप रख दिया, रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स में है, किसमें है बच्चे, एक्स में। ध्यान से समझना है इसको। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी है और हमने इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है। रेक्टेंगुलर लूप हमने ऐसा रखा, ऐसा ऐसा हमने रेक्टेंगुलर लूप रखा, ठीक है।
ऐसा हमने रेक्टेंगुलर लूप, कोई दिक्कत? इस रेक्टेंगुलर लूप हमने ऐसा रख दिया, रेक्टेंगल है कहीं, यही नहीं, चलो इसी को बनाना पड़ेगा फिर। चल है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। अब देखो, इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट हमने फ्लो करा दी, मान लो क्लॉकवाइज। कैसी करंट फ्लो कराई हमने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। तो यहां से इधर की तरफ क्लॉकवाइज, ऐसे यहां से इधर की तरफ। इस रेक्टेंगुलर लूप का जो ये साइड है, हमने मान लिया कि ये है P, Q, R और S। चलेगा? यस सर। और ये रेक्टेंगुलर लूप की जो विड्थ है, ये हमने मान लिया कि ये विड्थ B है और इसकी हाइट या जो लेंथ है वो L है, ये वाली लेंथ L है। कोई दिक्कत? चलेगा? यस अच्छा, मान लो अभी ऐसे रखा हुआ है, तो हम आपसे पूछें कि मेरे बच्चों ये बताइए कि इस करंट कैरिंग लूप में, इस करंट कैरिंग लूप में जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों से है। 90 डिग्री है कि नहीं है? Yes. है ना बच्चे? एरिया वेक्टर या तो बाहर होगा या तो अंदर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्स में है, यस तो कितना एंगल हो जाएगा दोनों के बीच? 90। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखो, अगर इस वायर को हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया, सॉरी कॉइल को, इस कॉइल को हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में है और हमने इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, इसको हमने थोड़ा क्या कर दिया? टिल्ट, ऐसे घुमा दिया। मान लो हमने इसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे। ऐसे घुमा दिया, ठीक है? यस ऐसे घुमा दिया। इसका अभी एरिया वेक्टर, यहां अगर ध्यान से देखो, कंपेयर करा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इसको तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आप कहोगे ये पता नहीं क्या बना रहा है। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एरिया वेक्टर इस पूरे लूप का या तो अंदर होगा या तो, बाहर। और इस लूप को हमने ना, ऐसे था पहले, ऐसे था, हमने थोड़ा सा घुमाया, ऐसे कर दिया, दिख रहा है ये, ऐसे कर दिया। तो अब देख, ये जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा होगा। यस सर। नहीं आई बात समझ में? क्या वो Right. एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? No. नहीं होगा। क्या वो एंगल 90 डिग्री होगा No. या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो 90 डिग्री नहीं। नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक, अच्छा, मान लो हमने इसे थीटा घुमा दिया, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये तो आपका बी है ही है, और जो ये नॉर्मल हो गया उसका मान लो ये नॉर्मल हो गया, ये एरिया वेक्टर का क्या हो गया? ये नॉर्मल। नॉर्मल। और इन दोनों के बीच मान लो ये एंगल कितना है, हमने कितना टिल्ट कर दिया उसे? Theta. थीटा। कितना टिल्ट कर दिया हमने उसे? थीटा। ये वाला साइड आपका P है, ये वाला आपका Q है, ये वाला आपका R है, ये वाला आपका S है, और करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही, ऐसे आई, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस सर।
अच्छा ये बताओ, इस वायर में, ये जो वायर है, इस वायर में अगर अलग अलग लेंथ हम लोग लें तो हर लेंथ अपना एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, या हर लेंथ पे एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल लग रहा होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इस लेंथ पे जो पीएस है, जो पीएस है, उस पीएस लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? अंदर। अंदर यस होगी कि नहीं होगी? यस अच्छा अंदर होगी, यहां से लेके यहां तक होगी कि नहीं होगी? यस क्लियर है? इस लेंथ पीएस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अंदर होगी फोर्स की डायरेक्शन। इसे मान लिया F1। और अच्छा ये फोर्स की क्या वैल्यू होगी? पीएस लेंथ पे जो फोर्स होगा क्या वैल्यू होगी भाई, बता सकते हो? किसी करंट कैरिंग वायर में फोर्स कितना होता है? आईबीएल। कितना हो जाएगा यहाँ पे? फोर्स करंट है आई, मैग्नेटिक फील्ड है बी, लेंथ है L आईबीएल। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस तो आईबीएल फोर्स लगेगा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड में देखो तो 90 डिग्री है कि नहीं है? बोलो। यस तो थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है ये। तो थीटा, थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट वेक्टर के बीच एंगल। और मैग्नेटिक फील्ड और करंट वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। नहीं है? अरे हाँ ना बोल। यस क्लियर है? अच्छा भाई, इस वाले PQ वायर के कारण कितना फोर्स लगेगा? हैं? जीरो। बिल्कुल सही। इस QR के कारण आईबीएल IBL किधर की तरफ? बोलो बोलो। बाहर बाहर बाहर। बाहर कितना लगेगा? आईबीएल IBL। तो F2 की वैल्यू भी हो गई IBL। हो गई कि नहीं? बोलो। यस हो गई। ठीक। यस ये भी हो गई, ये हो गई अंदर, ये हो गई बाहर। ये वाले पे फोर्स बताओ, RS पे। RS पे पक्का? सोच लो। अच्छा तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दो फोर्स हो गए। एक डंडे पे दो फोर्स लग रहा हो, एक डंडे पे दो फोर्स लग रहा हो। ये मान लो डंडा है, ये मान लो एक डंडा है, या डंडा मैं पीछे बनाता हूँ दूसरी साइड। ये मान लो एक डंडा है और इस डंडे की लेंथ मान लो कुछ B है या L है, जो भी है L ही मान लो, L मान लो। और इस डंडे पे दो फोर्स लग रहा है। ये फोर्स एक नीचे से ऊपर की तरफ हो गया, दूसरा फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ। एक फोर्स हो गया नीचे से किधर की तरफ, दूसरा हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। ये क्या प्रोड्यूस करता है? दो इक्वल और अपोजिट, इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स, इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स बराबर हो, विपरीत दिशा में लग रहे हो, और दोनों एक दूसरे के समानांतर हो। दो बराबर विपरीत दिशा में समानांतर फोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? अगर किसी बॉडी पे लगे वो एक घूर्णीय बल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? घूर्णीय बल। जिससे कि वो बॉडी क्या कर जाती है? क्या कर जाती है? घूम जाती। नहीं आई बात समझ में? पक्का? Yes sir. क्लियर है? अब घूर्णन का जो घूर्णीय बल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर आप यहां से देखो तो कितनी वैल्यू होगी बताओ?
टॉर्क यहाँ कितना होगा? अगर किसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहते हैं तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है ना। तो Yes. कोई भी फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर F1 F2 दोनों बराबर हैं, मैंने बराबर कहा है, इसीलिए मैंने क्या कहा है? बराबर। बराबर कहा है। ये कपल बनाते हैं, इनको कपल भी कहते हैं। दो इक्वल हो, अपोजिट हो और पैरेलल चीजें हो तो वो क्या बनाती हैं? कपल। कपल बनाती हैं, कपल। तो ये कपल बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी या मोमेंट की जो वैल्यू होगी, मोमेंट की क्या वैल्यू होती है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट O है, ये मान लो पॉइंट O है, इस पॉइंट O के अबाउट अगर मोमेंट लो या टॉर्क लोगे तो कितना हो जाएगा? F इंटू L। होगा कि नहीं होगा? Yes. बोलो बच्चे, Yes, sir. पक्का? Yes. कोई दिक्कत? No. यहाँ आओ, यहाँ देखो, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? इस वाली लाइन पे इस वाले पे F1 Yes, sir. किधर की तरफ? अंदर। अंदर। इस वाले पे बाहर। बाहर। कितना फोर्स? F2। मेरे बच्चों F1 की वैल्यू बोलो कितनी आई? आइडिया। F2 की वैल्यू कितनी आई? आइडिया। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं कि नहीं है? Yes. बोलो, Yes, sir. दो इक्वल और अपोजिट हैं कि नहीं है? Yes, sir. क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क। पैरेलल है कि नहीं है? Yes, sir. ये है अंदर, ये है बाहर। तो पैरेलल भी है, इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? और करेंगे कि नहीं? और करते हैं और ये क्या हो जाता है? घूम क्या हो जाता है? घूम जाता। घूम जाता है। तो पंखे में जैसे ही ना, जैसे ही क्या देते हो आप, जैसे ही आप करंट देते हो, पंखा क्या हो जाता है? घूमना। घूम जाता है। क्योंकि वहां कॉइल, कहते हो यार पंखे की कॉइल जल गई, कॉइल फूक गई, अब ये पंखा नहीं चल रहा है। कॉइल फूकने का क्या मतलब? कि वो जो नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ आपने लपेटा था, कॉइल बनाया था उसका, जो यहाँ आपने गोला बनाया था, जो वहां लूप आपने बनाया था, करंट कैरिंग लूप, वही करंट कैरिंग लूप फूक जाता है, इसलिए आपका पंखा नहीं चलता है। वो लूप फूकने का मतलब इसमें करंट फ्लो, और करंट नहीं फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस, नहीं। और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो पंखा नहीं घूमेगा। घूमेगा ही नहीं। नहीं आई बात समझ में? आई। पक्का? यस सर। तो है इंपॉर्टेंट टॉर्क की नहीं है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चल आगे चलते हैं। तो दो फोर्स हो गए, इक्वल अपोजिट और पैरेलल, दोनों एक दूसरे पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहे हो तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। और टॉर्क की क्या वैल्यू होगी वो हम लोग गणना कर लेंगे। पहले टॉर्क समझ में आया, अब हम टॉर्क की गणना। अच्छा ये बताओ, वो वाला जो फोर्स है, वो वाला फोर्स यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी F1 होगा ना? यस सर। तो हम लोग इस लेंथ को ले रहे हैं, किस लेंथ को? PQ को। किस लेंथ को? क्योंकि यही PQ लेंथ है जिस लेंथ को वो घुमा रहा है, इसके कारण तो फोर्स लग रहा है। नहीं आई बात समझ में? इसके कारण क्या लग रहा है? इस वाली लेंथ पे फोर्स लग रहा है, इस वाली लेंथ पे फोर्स लग रहा है, लेकिन लेंथ घूम कौन सी रही है? जो ये वाली लेंथ है।
नहीं आई बात समझ में? डंडा कौन सी लेंथ का होगा, एल लेंथ का या बी लेंथ का? P. बी लेंथ का, ध्यान से। और बी लेंथ को हमने घुमा के किसी एंगल थीटा पे कर दिया है। तो इधर देखो, आगे देखना। तो हमने ये जो डंडा लिया है, अगले अगले उस पे चलते हैं। ये जो डंडा लिया है, कुछ डंडा इस तरीके से रख दिया हमने, चलेगा क्या? ये पॉइंट है P और ये वाला Q। और ये जो डंडा है ना बच्चे, ये डंडा किसी एंगल थीटा पे है, ऐसे। यहां इसका नॉर्मल ऐसे हो गया, इस डंडे का नॉर्मल ऐसे हो गया, डंडे का नॉर्मल ऐसे हो गया, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है ही है, ये आपने देखा ही है कि नहीं बोलो? और इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। इस पे फोर्स इधर जो लग रहा है वो इधर F1 है, और इस पे जो फोर्स इधर लग रहा है वो है F2. F2। लिखो। और इसकी लेंथ PQ की लेंथ कितनी है बोलो? B. B। B is the length of PQ। ठीक, क्लियर है? बोलो। तो देखो, हाँ इधर देखो, अब इधर देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो निकालोगे तो ये वाला भी एंगल आपका थीटा आएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला थीटा। कितना आएगा? थीटा। करके देखना। इसी को तो थीटा घुमाया था ना हमने, ऐसे करके। ठीक। अब देखो, इस फोर्स F1 के, या इस, देखो इस फोर्स F1 के, या जो, अगर हम मान लो कि Q पे टॉर्क निकालना चाहते हैं, कहां निकालना चाहते हैं टॉर्क? अब देखो, ये F1 और F2 दो फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी? तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है कोई भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तो होता है, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, मान लो कि इस F1 फोर्स के कारण इस Q पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वो टॉर्क निकालें, तो देखो फोर्स हो गया F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस फोर्स से उस पॉइंट की। तो उस फोर्स से उस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये B है या फिर कुछ और है? तो देखो, उससे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये होगी परपेंडिकुलर। और ये लेंथ अगर आप निकालोगे तो ये लेंथ आएगा आपका B sin थीटा। कितना आएगा? B sin थीटा। ये वाली लेंथ B है, और ये वाली लेंथ आप, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी? B sin थीटा। अगर ये फोर्स आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे लग रहा है, तो ऐसे नहीं लग रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है। और ये वाला फोर्स नीचे नहीं लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आई? क्लियर है? तो ये हो गया F1 अंदर की तरफ, ये F2 बाहर की तरफ है। लेकिन जो ये B है ना, ये B किसी एंगल पे है, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? B sin थीटा। टॉर्क हो जाएगा आपका F1 इंटू B sin थीटा। तो टॉर्क F1 या F2 दोनों की वैल्यू क्या सेम थी? और दोनों कितना था? IBL। तो ये हो जाएगा IBL इंटू B sin थीटा। चलेगा क्या? तो टॉर्क हो जाएगा मेरे बच्चे I इंटू बी इंटू LB, L इंटू B sin थीटा। लिख सकते हो क्या इसे? L इंटू B sin थीटा। L इंटू B क्या है? व्हाट इज L इंटू B? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, L इंटू B, ये हो गया L और ये हो गया B। तो L इंटू B क्या एरिया ऑफ द लूप है? Yes, sir. है कि नहीं है बोलो? तो क्या हम लोग इसे टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू B इंटू A sin थीटा लिख सकते हैं?
कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना मेरे बच्चे? तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए, तो यहां लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी साइन, थीटा। so this will be the torque acting on that loop. When loop, current carrying loop is present in what? Magnetic, uniform magnetic. ठीक, ये आप उतारो, अगले कहानी नेक्स्ट लेक्चर में।